नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोशिका विभाजन के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कोशिका विभाजन होता है वो क्या होता है, ये कोशिका विभाजन होता है वो कैसे होता है। इसके साथ साथ में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से कोशिका चक्र अर्थात सेल साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि जो कोशिका चक्र होता है उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कोशिका चक्र क्या होता है, ये सब कुछ बातें आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाली हैं। इस कारण ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाकी आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं कि कोशिका विभाजन क्या होता है। चलो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल डिवीजन। देखो, कोशिकाएं जो भी होती हैं, चाहे से कोई भी सजीव होता है, उन सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से ही मिलकर बना होता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं से उसके अंतर्गत जो वृद्धि होती है तो उन्हीं से नई कोशिकाएं बनती हैं। और इन्हीं नई कोशिकाओं से उस जीव की क्या होती है? वृद्धि होती है, उसका आकार होता है वो बढ़ता है। साथ साथ में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उसी कोशिका विभाजन के कारण से उनमें जनन भी होता है। तो ये कोशिका विभाजन है, ये सभी कोशिकाओं का, चाहे से वो एक कोशिकीय जीव हो, चाहे से वो बहुकोशिकीय जीव हो, कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है ये सभी जीवों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। चाहे से कोई भी जीव हो, उसका जीवन होता है वो एक ही कोशिका से क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो आपको बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो भी सजीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, ये सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे बने हैं? कोशिका से। और इसी कोशिका के आधार पर जीवों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं हमारे एक कोशिकीय जीव। कौन से होते हैं भाई? एक कोशिकीय जीव। जो पूरा का पूरा शरीर है, पूरे के पूरा जो उसकी संरचना है, उसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। और ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, वो हम जानते हैं। एक होते हैं आपके बहुकोशिकीय जीव। एक कौन से होते हैं आपके? बहुकोशिकीय जीव। और इनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, अनेकों असंख्य कोशिकाएं होती हैं, वो पाई जाती हैं। जैसे कि मनुष्य होता है, ये क्या होता है? एक बहुकोशिकीय जीव होता है। लेकिन सभी जीवों में क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब चाहे से कोई भी सजीव हो, उसका जो जीवन प्रारंभ हो रहा है, जीवन जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है? एक कोशिका से होता है। एक कोशिका से। और उस एक कोशिका को हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। सामान्य तौर पर क्या कहते हैं भाई? युग्मनज उसे कहते हैं। चाहे से मनुष्य हो, चाहे से अन्य कोई जीव हो, सभी का जो जीवन है इसी एक कोशिका से प्रारंभ हुआ है। अब जब एक कोशिका से जीवन प्रारंभ हुआ है तो उससे ये इतना बड़ा शरीर कैसे बन जाता है? हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में इतनी सारी कोशिकाएं कहां से आ जाती हैं? इसका मतलब यह होता है कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो आपकी पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो इसी एक कोशिका से प्रारंभ होता है और फिर इस एक कोशिका में क्या होता है? विभाजन।
विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका टूटकर कितनी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है? 2। फिर ये 2 कोशिकाएं विभाजित होकर 4, 4 कोशिकाएं विभाजित होकर 8, ऐसे इनकी संख्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। तो जब एक कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है, तो उससे बहुकोशिकीय क्या बनते हैं? जीव बनते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव हैं, इसी विभाजन के कारण से बनते हैं। और अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीवों के लिए, तो एक कोशिकीय जीवों के लिए जनन का एक तरीका भी होता है। क्या? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन उनके लिए क्या होता है? जनन का एक तरीका, क्योंकि उनका शरीर एक से कोशिका से बना है। जैसे ये कोशिका 2 टूटकर 2 में बनेगी, 2 कोशिकाएं बनाएंगी, तो 2 अलग अलग जीव क्या हो जाते हैं? बने जाते हैं। और बहुकोशिकीय जीवों में विभाजन से क्या बन जाता है? आपका बहुकोशिकीय जीव बनता है। तो ये हमने एक देख लिया है कि कोशिका विभाजन क्या होता है, कैसे होती है, और साथ साथ में इसका महत्व क्या होता है। कोशिका विभाजन से ही ये पूरा जीव है वो बनता है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होता तो कोई भी जीव है वो अपने आकार में वृद्धि नहीं कर पाता। सभी जीव हैं वो एक कोशिका से प्रारंभ हुए थे, फिर बहुत सारी कोशिकाएं उसमें नहीं बने सकती थी। तो ये सब कुछ हमने देख लिया है। अब ये जो कोशिका विभाजन होता है, ये जो कोशिका विभाजन होता है, ये 2 तरीके का होता है। कितने प्रकार होते हैं कोशिका विभाजन के? 2। एक होता है हमारा समसूत्री विभाजन, एक तो होता है जिसे हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। एक तो होता है हमारा समसूत्री विभाजन और एक होता है क्या? अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोला जाता है मियोसिस। उसे क्या कहा जाता है? मियोसिस कहा जाता है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं और इन दोनों प्रकारों को हम डीटीएल के अंतर्गत देखने वाले हैं। यदि मैं इस कोशिका विभाजन की एक परिभाषा लिखूं, परिभाषा क्या होगी कि कोशिका विभाजन किसे कहेंगे? तो ध्यान से सुनना। जब एक कोशिका में उपस्थित कोशिकांग, उसके अंदर उपस्थित केंद्रक, कोशिका द्रव्य, विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाएं बना लेती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन, इस प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। अर्थात कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिका होती है, यह विभाजित होकर, जब विभाजन होगा तो उससे पहले ये अपने अंतर्गत जो भी कोशिकांग होते हैं, उसके अंतर्गत जो केंद्रक है, उसके अंतर्गत जो डीएनए वगैरह है, उसकी पहले उसकी मात्रा को डबल करता है और डबल करने के बाद वो विभाजित होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहा जाता है। और यह सेल डिवीजन सभी सजीवों का, सभी कोशिकाओं का, चाहे से वो एक कोशिकीय हो, चाहे से वो बहुकोशिकीय हो, चाहे से वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे से वो यूकैरियोटिक कोशिका हो, सभी जीवों का क्या है? एक विशेष गुण है। और इसी विशेष गुण के कारण से यह पूरा संसार है
इस पूरे संसार में उपस्थित जीव हैं वो चल रहे हैं, उनका अस्तित्व बना हुआ है। अगर ये नहीं होता तो किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता था। तो ये सब कुछ हमने देख लिया है कि कोशिका विभाजन क्या है और किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण होता है। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम डिटेल में देखेंगे, समसूत्री विभाजन को भी देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन को भी देखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, आज वो बात कर रहे हैं कोशिका चक्र के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोशिका चक्र के बारे में, अर्थात सेल साइकिल के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? सेल साइकिल के बारे में हम बात करने वाले। देखो, अभी हमने बोला कि कोई भी कोशिका होती है वो आपकी विभाजित होती है, उससे बनती है, और विभाजन से जो कोशिका बनी है उस कोशिका में होगी वृद्धि। वृद्धि के बाद में वो दोबारा से एक नई संतति कोशिकाओं का क्या करेगी? निर्माण करेगी। तो किसी कोशिका के निर्माण से लेकर, किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके वृद्धि करने और वृद्धि के बाद में कोशिका विभाजन द्वारा नई संतति कोशिकाओं के निर्माण तक की जो संपूर्ण घटनाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? कोशिका चक्र कहा जाता है। तो ध्यान से सुनना, कोशिका चक्र क्या है? मान लो कोई कोशिका है, किसी कोशिका के बनने से लेकर उसके आकार में वृद्धि तथा पुनः विभाजित होकर नई संतति कोशिका या कोशिकाओं के निर्माण तक की समस्त घटना चक्र को कोशिका चक्र कहा जाता है। कि यह कोशिका बनी है, उस कोशिका के बनने से लेकर उसमें जो जो भी परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन के साथ साथ में जब वो नई कोशिका बनाएगी, वहां तक की जो भी समस्त घटनाएं हैं, जो भी उस दौरान हो रहा है, उस समस्त घटनाओं के इसी चक्र को हम क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। अब यह कोशिका चक्र कितना लंबा होता है, कितना समय लगता है कोशिका चक्र में, तो यह अलग अलग कोशिकाओं पर डिपेंड करता है। कुछ कोशिकाएं हैं जैसे इष्ट नाम की कोशिका है, कुछ कोशिकाएं जैसे इष्ट नाम की कोशिका जो कवक है, उसका जीवन चक्र कुछ मिनटों में पूर्ण हो जाता है। जबकि यदि हम मनुष्य की कोशिका की बात करें तो उसका जो कोशिका चक्र है उसको पूर्ण होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार से यह डिपेंड करता है कि अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, उनके आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। तो याद रखना, जैसे यदि हम कोशिका चक्र देखें, मान लो कोई कोशिका है वो बनी, और बनने से लेकर उसके जो भी समस्त घटना चक्र हैं उनको हम एक चक्र के रूप में दर्शा रहे हैं। मान लो ये उसका पूरा जीवन काल है, और हम मनुष्य की कोशिका को मान लेते हैं, तो मनुष्य की कोशिका का जो कोशिका चक्र है वो कितने समय में पूर्ण होता है? 24 घंटे में। तो इस 24 घंटे में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं? देखो, इस किसी भी कोशिका के कोशिका चक्र को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2, जिसमें से
मुख्य रूप से इसके अंतर्गत दो विभाग हो गए हैं। एक तो यहां से प्रारंभ हुआ और यहां तक आया है, यहां से प्रारंभ होकर यहां तक आया है, यह पूरा जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है वो, और इस अवस्था को हम कहते हैं अंतरावस्था। इसे क्या कहा जाता है? अंतरावस्था कहा जाता है, या इसे कहा जाता है इंटरफेज। अंतरावस्था को क्या कहा जाता है? इंटरफेज कहा जाता है। और यह लगभग उसका कोशिका का जो चक्र होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अंतरावस्था ही होती है। उसका जो चक्र होता है उसमें ज्यादातर हिस्सा कौन सा होता है? उसकी अंतरावस्था। उसका एक छोटा सा जो हिस्सा बच जाता है, जो छोटा सा हिस्सा बच जाता है उसे हम कहते हैं एम अवस्था। एम अवस्था, या इसे बोला जाता है विभाजन अवस्था। इसे क्या बोला जाता है? विभाजन अवस्था कहा जाता है। सपोज करो कि जो मनुष्य की कोशिका है, मनुष्य की कोशिका, उसका कोशिका चक्र होता है वो कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। मनुष्य की कोशिका के लिए कोशिका चक्र कितने घंटे का होता है? कोशिका चक्र वो 24 घंटे का होता है। तो इस 24 घंटे में से लगभग ये 23 घंटे होते हैं, उस समय कोशिका होती है वो अंतरावस्था में पाई जाती है। हम देखेंगे कि ये अंतरावस्था क्या है, लेकिन याद रखना कि इसमें से 24 घंटे में से लगभग 23 घंटे होती है, उस समय कोशिका कौन सी अवस्था में रहती है? अंतरावस्था अर्थात इंटरफेज में रहती है। बाकी का 1 घंटा होता है, इसके अंतर्गत यह कोशिका होती है वास्तव में विभाजित होती है, और एक कोशिका विभाजित होकर 2 में विभाजित हो जाती है। देखो भाई, तो यह होगी विभाजन की अवस्था। अब जो ये अंतरावस्था होती है, जो ये अंतरावस्था होती है, इसको पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है भाई? 3। ऐसे मान लो ये पूरी की पूरी अंतरावस्था थी, इसको 3 भागों में बांट दिया हमने, 1, 2 और 3। यह जो अवस्था है इसे कहा जाता है G1 फेज। पहला हो गया है G1 फेज। अंतरावस्था ही है ये। कौन सी अवस्था है? अंतरावस्था। कौन सी अवस्था है? अंतरावस्था, यहां से लेकर यहां तक। उसमें पहला आ गया है G1 फेज, दूसरे को हम बोलते हैं S फेज, और तीसरे को कहा जाता है G2 फेज। तीसरे को कहा जाता है G2 फेज। इसी प्रकार से जो हमारी विभाजन अवस्था होती है, इसके अंतर्गत वैसे तो मुख्य रूप से 2 घटनाएं होती हैं, जिसमें एक तो होता है हमारा केंद्रक का विभाजन, जिसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है हमारा किसका विभाजन है? कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसमें भी मुख्य रूप से कितने हिस्से हो गए हैं? 2। यह हो गया है हमारा कोशिका द्रव्य विभाजन, और इसमें फिर हो जाते हैं वापस कितने? 4। 1, 2, 3 और 4। इसे हम बोलते हैं प्रोफेज, इसे हम बोलते हैं मेटाफेज, इसे हम बोलते हैं एनाफेज, और इसे हम बोलते हैं टीलोफेज। ये आपको ज्यादा लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इन सारी चीजों को हम बाद में आराम से देखेंगे कौन कौन से हैं। केवल यहां पर हम एक चक्र के रूप में इन अवस्थाओं को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा कोशिका चक्र होता है, वो कोशिका चक्र क्या होता है? कोशिका चक्र का मतलब होता है कि कोई भी कोशिका बनी है, वहां से लेकर वो दोबारा विभाजित होगी, वहां तक की जो संपूर्ण घटनाएं होती हैं वो एक कोशिका चक्र में शामिल होती हैं। कोशिका चक्र के मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं हो गई हैं, एक होगी है अंतरावस्था और एक होगी आपकी विभाजन अवस्था। अंतरावस्था को हम इंटरफेज भी कहते हैं, विभाजन अवस्था को हम एम फेज भी कहते हैं।
अंतरावस्था में कितने हिस्से होते हैं? 3। G1 फेज, आपके S फेज और G2 फेज। विभाजन में कितने होते हैं? वैसे पहले होते हैं 2। पहले होता है केंद्रक विभाजन, फिर होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन भी कितने चरणों में होता है? 4। प्रोफेज अर्थात पूर्वावस्था, मेटाफेज अर्थात मध्यावस्था, एनाफेज अर्थात अंत्यावस्था और टीलोफेज अर्थात पश्चावस्था। यह होती है आपकी टोटल 4 अवस्थाएं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कोशिका चक्र में कौन कौन से घटना चक्र होते हैं। अब हम प्रत्येक को डिटेल में देखते हैं और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल अंतरावस्था को विशेष रूप से देखेंगे। किसको देखेंगे? अंतरावस्था को। चलो बात करते हैं। इससे पहले जो भी बातें हमने यहां पर बताई हैं उसको हम वैसे भी डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं। देखो, ये वही डायग्राम है, ये वही डायग्राम है जो आपने अभी देखा था। देखो, अभी आप क्या देखोगे कि अभी आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे कोशिका चक्र का डायग्राम है और ये जो डायग्राम है इसके अंतर्गत कोशिका चक्र को विशेष रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक हम बोलते हैं अंतरावस्था अर्थात इंटरफेज, और ये कोशिका चक्र का लगभग 90 से 95% हिस्सा होता है। दूसरी होती है विभाजन अवस्था अर्थात एम फेज, और एम फेज के अंतर्गत वास्तविक रूप से कोशिका होती है वो विभाजित होती है, जबकि अंतरावस्था के अंतर्गत कोशिका विभाजन की क्या कर रही होती है? तैयारी कर रही होती है। जो हमारा ये अंतरावस्था है यहां से लेकर देखो, ये आपको बता रखा है कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तो है हमारा विभाजन अवस्था अर्थात सेल डिवीजन वाला हिस्सा, और ये जो अवस्था है यहां से लेकर यहां तक की, ये है हमारी इंटरफेज। कौन सी अवस्था है? इंटरफेज। इंटरफेज के फिर कितने हिस्से हो गए हैं? G1, S और G2, G1, S और G2। और फिर आपकी विभाजन के में कौन सी आ गई हैं? वैसे तो आ गए हैं 2 हिस्से, साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन, और यह हो गया है आपका कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक का विभाजन। केंद्रक विभाजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसके साथ साथ में यहां पर आपको एक G0 फेज भी दिख रही है। यह अवस्था कौन सी होती है? यह सामान्य कोशिका चक्र में नहीं पाई जाती है। यह तब पाई जाती है जब मान लो कोई कोशिका होती है वो विभाजित नहीं हो और वो शांत अवस्था में चली जाती है, अर्थात कोशिका जिंदा है, उसके अंतर्गत गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है। तो उस समय क्या होता है कि कोशिका आपकी जीवन से एस अवस्था में नहीं जाती है, बल्कि जीवन से वो शांत अवस्था में चली जाती है, अर्थात उसमें डीएनए का ऐसे रेप्लिकेशन बंद हो जाता है। और इसी अवस्था को या शांत अवस्था को हम कहते हैं जी नोड या G0 फेज। जब कोशिका वापस इसको जरूरत पड़ेगी विभाजन की, तो ये G0 से वापस किस में आएगी? G1 में आएगी, और फिर ये कोशिका चक्र वापस से रन होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलो, जो भी बातें हमने बताई हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। चलो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरावस्था या जिसे इंटरफेज कहते हैं। तो कोशिका चक्र में सबसे पहले किसकी बात होगी? अंतरावस्था की, या जिसे हम कहते हैं इंटरफेज। देखो, इंटरफेज होती है इस अवस्था में कोशिका होती है, इसके अंतर्गत कोई विभाजन नहीं होता है। जब शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को देखा था तो उस दौरान उनको लगा था कि इस समय कोशिका होती है वो एकदम शांत अवस्था में होती है, कुछ नहीं कर रही होती है। लेकिन बाद में पता लगा
कि इस समय कोशिका उपापचयी रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। कोशिका के अंतर्गत बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर रही होती है। कोशिका के अंतर्गत आपका कोशिका द्रव्य वृद्धि कर रहा होता है। उसके अंतर्गत जो डीएनए है वो अपने आप को डबल कर रहा होता है। कोशिका के अंतर्गत प्रोटीन होता है, वो अपने आप को डबल कर रहा होता है। तो एक तरीके से ये विभाजन के लिए तैयारी की अवस्था होती है। अंतरावस्था को हम क्या कहते हैं? विभाजन की तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। यह जो अवस्था होती है यह कोशिका विभाजन के बाद से प्रारंभ होती है। भैया कोशिका विभाजित हो गई, नई कोशिका बन गई, वहां से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है? दोबारा कोशिका विभाजन तक जाती है। तो ध्यान से सुनो कि अंतरावस्था क्या होती है। कोशिका विभाजन के बाद कोशिका बनने से निर्माण से पुनः विभाजन प्रारंभ होने तक की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? अंतरावस्था। अंतरा का मतलब हो गया बीच में, इंटर का मतलब होता है बीच में, कि दो कोशिका विभाजन होंगे उसके बीच की जो अवस्था है उसे क्या कहा जाता है? अंतरावस्था कहा जाता है। यह जो अंतरावस्था होती है यह कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था होती है। तैयारी की अवस्था होती है। ध्यान रखना कि ये कोशिका विभाजित होती है उसमें तो बहुत कम समय लगता है, बल्कि उसकी तैयारी करने में बहुत ज्यादा समय जाता है। आप सपोज करो कि किसी परिवार में शादी है, शादी की तैयारियां चल रही हैं और शादी की तैयारियां होती हैं वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले से प्रारंभ हो जाती हैं। उसके लिए टेंट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, निमंत्रण किसको देना है, ये सारी जो तैयारियां हैं ये बहुत समय पहले से प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन शादी होती है वो केवल 1 दिन की होती है, लेकिन उसकी तैयारी लंबे समय से चली रही होती है। उसी प्रकार से कोशिका विभाजन होता है वो तो 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन उसकी जो तैयारी चल रही होती है वो बहुत लंबे समय से चल रही होती है। टोटल कोशिका का चक्र जो 24 घंटे का होता है उसमें कोशिका की जो तैयारी की अवस्था होती है उसमें 23 घंटे लगते हैं और विभाजन में केवल 1 घंटा लगता है। तो इस प्रकार से ध्यान देना कि अंतरावस्था होती है, इसमें कोशिका के विभाजन की क्या चल रही होती है? तैयारी चल रही होती है। कोशिका चक्र का लगभग 90 से लेकर 95% समय कोशिका कौन सी अवस्था में होती है? इसी अंतरावस्था अर्थात इंटरफेज में होती है। ये जो अंतरावस्था है इसमें कौन कौन सी अवस्था है? देखो, पहली होती है जिसे बोलते हैं जीवन फेज। क्या कहा जाता है? जीवन फेज, या इसे बोला जाता है पश्चय सूत्री विभाजन। सूत्री का मतलब होता है समसूत्री। नॉर्मली पश्चय सूत्री विभाजन अंतरावस्था, पश्चय सूत्री विभाजन अंतरावस्था, यह होती है हमारी जीवन फेज। और इस समय
ध्यान से सुनना, इस समय कोशिका होती है विशेष रूप से, क्योंकि शुरुआत में बनी है तभी से ये जीवन प्रारंभ हो गई, और उसके बाद में ये कहां तक जाएगी, ऐस प्रावस्था तक जाएगी। तो कहने का मतलब यह हो गया कि ये कहां से कहां तक होती है, कोशिका विभाजन के बाद में, कोशिका विभाजन के बाद से ऐस प्रावस्था तक यह अवस्था होती है। और इस समय ध्यान रखना, मुख्य रूप से हमारी कोशिका होती है वो अपने आकार में वृद्धि कर रही होती है। किसमें वृद्धि करती है, आकार में वृद्धि करती है। याद रखना, कोशिका होती है इस समय, मान लो पहले कोशिका इतनी बड़ी आकार की थी, ये इसका कोशिका द्रव्य वगैरह था, तो इस समय कोशिका होती है अपने आकार में वृद्धि कर रही होती है। और क्योंकि इस समय ग्रोथ हो रही है, आकार में वृद्धि हो रही है, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, जीवन फेज कहते हैं। तो याद रखना, मुख्य रूप से किसमें वृद्धि, आकार में वृद्धि होती है। मुख्य रूप से किसमें वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है। कौन सी अवस्था में, जीवन प्रावस्था में। फिर भाई, फिर कौन सी अवस्था आ जाएगी, ऐस प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था आ जाएगी जिसे बोलते हैं ऐस प्रावस्था। ऐस का मतलब होता है सिंथेसिस, संश्लेषण। ऐस का मतलब सिंथेसिस या संश्लेषण, इसीलिए इसे संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है संश्लेषण प्रावस्था। देखो, ये कहां से, जीवन से G2 के बीच की अवस्था, जीवन से G2 के बीच की जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है ऐस प्रावस्था। यह हमने डायग्राम में देख लिया है। इसके बाद में देखो, हम इसे संश्लेषण प्रावस्था या ऐस प्रावस्था क्यों कह रहे हैं। ध्यान से सुनने की बात यह है कि जो ऐस प्रावस्था होती है, इसके अंतर्गत जो कोशिका के केंद्रक है, इस केंद्रक के अंतर्गत जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है, वो अपनी मात्रा को डबल करता है। जितनी मात्रा वो पाई जाती है उस मात्रा को 2 गुनी करे लेता है। ध्यान से सुनना, इस समय क्या होता है, केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ और आनुवांशिक पदार्थ आप सबको पता है क्या होता है, डीएनए के प्रतिकृतिकरण द्वारा, उसके रेप्लिकेशन के द्वारा उसकी मात्रा होती है 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 गुनी। मान लो पहले उसकी मात्रा 2C थी, किसी कोशिका में मात्रा थी जो आपके डीएनए की वो 2C थी, तो अब बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4C। कितनी हो जाएगी भाई, 4C। मात्रा, ध्यान से सुनना, मात्रा बढ़ जाती है। गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, गुणसूत्र उतने ही रहते हैं, बस केवल मात्रा डबल हो जाती है। डीएनए डबल मात्रा में आ जाता है। सामान्य रूप से जो गुणसूत्र होता है वो आपका सिंगल रूप में था, वो आपका अब 2 जो अर्धसूत्र होते हैं उसके द्वारा बने जाता है। कहने का मतलब यह हो गया है कि पहले जो गुणसूत्र ऐसे था, पहले जो गुणसूत्र ऐसे सिंगल रूप में था ये एक ही गुणसूत्र,
अब ये क्या हो जाता है, इस रूप में आ जाता है। एक ही गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र बने जाते हैं। है ये भी गुणसूत्र एक ही, और ये भी पूरा क्या है, एक गुणसूत्र है। तो ध्यान से सुनना, इस समय डीएनए की केवल मात्रा बढ़ती है, उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ है, डीएनए की मात्रा बढ़ती है, ना कि गुणसूत्रों की संख्या। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। गुणसूत्र जो पहले द्विगुणित थे, इस समय भी क्या रहते हैं, द्विगुणित ही रहते हैं। मतलब पहले जितनी संख्या थी अब भी उतनी ही संख्या रहती है। यह कौन सी अवस्था के बारे में बात हो गई है, एस प्रावस्था के बारे में बात हो गई। डीएनए डबल हो गया है। अब नेक्स्ट देखो, एस के बाद में कौन सी अवस्था आएगी, G2। एस के बाद में कौन सी आ जाएगी, G2। तो नेक्स्ट देखो भाई, G2 प्रावस्था। और जो G2 प्रावस्था होती है, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, पूर्व सूत्री विभाजन अंतरावस्था। पूर्व सूत्री विभाजन अंतरावस्था कहने का मतलब क्या हो गया, यह कोशिका विभाजन की जस्ट पहले की अवस्था होती है। इसके बाद में कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा। इसके जस्ट बाद में कोशिका का क्या हो जाएगा, विभाजन। तो ध्यान से सुनना, यह जो अवस्था है यह आपकी एस प्रावस्था एवं विभाजन अवस्था के बीच की अवस्था है, के बीच की अवस्था है। सबसे पहली बात, अब देखो इसमें भी वृद्धि होती है भाई। जी का मतलब ग्रोथ है। देखो आकार में वृद्धि तीनों में चल रही है, जीवन में भी चल रही है, मुख्य रूप से जीवन में, लेकिन फिर भी आपकी वृद्धि हो रही है। लेकिन मुख्य रूप से यहां पर जो वृद्धि होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन की। प्रोटीन की मात्रा वृद्धि द्वारा दो गुनी हो जाती है। जब उसमें वृद्धि होती है तो उसमें क्या हो जाती है, वो दो गुनी हो जाती है। तो इस समय मुख्य रूप से किसकी मात्रा में वृद्धि होती है, प्रोटीन की। साथ में कोशिका का आकार भी बढ़ता है। जब कोशिका का आकार बढ़ रहा है तो कोशिका द्रव्य की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। और जैसे ही ये कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य है, इसकी मात्रा का जो अनुपात है उसमें क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, कोशिका के आकार में लगातार वृद्धि से कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य का अनुपात असंतुलित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। इससे केंद्रक विभाजन
प्रारंभ होता है। केंद्र का विभाजन चालू क्यों हुआ है? क्योंकि लगातार कोशिका के आकार में वृद्धि होती जा रही है, कोशिका द्रव्य ज्यादा होता जा रहा है, केंद्रक द्रव्य कम होता जा रहा है, तो अनुपात असंतुलित हो गया, और जैसे ही अनुपात असंतुलित हुआ वैसे ही केंद्रक विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। तो ये तीन अवस्थाएं थी जो हमारी अंतरावस्था के अंतर्गत शामिल होती हैं। याद रखना, G2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटीन की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में अभी आपको बताया था एक अन्य अवस्था भी है, G0 अवस्था, या जिसे शांत अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? शांत। इस समय कोशिका में कोई कोशिका विभाजन होता है, एक तरीके से रुक जाता है, हालांकि वो उपापचयी रूप से क्या होती है? सक्रिय होती है। तो कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनमें लगातार कोशिका विभाजन नहीं होता है। कुछ कोशिकाएं जिनमें लगातार विभाजन नहीं होता है, उनमें क्या होता है? कोशिका G1 अवस्था से S प्रावस्था में प्रवेश न करके शांत अवस्था में चली जाती है तथा विभाजन अस्थायी रूप से रुक जाता है। और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? G0 अवस्था कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस अवस्था में उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं। केवल विभाजन रुका है, कोशिका विभाजन रुका है, ऐसे नहीं कि कोशिका खत्म हो गई, कोशिका मर गई। केवल विभाजन रुका है और बाकी सारी क्रियाएं चल रही हैं। तो जब कोशिका G1 अवस्था में से S में ना जाकर शांत अवस्था में चलेगी तो शांत अवस्था को ही हम G0 अवस्था कह रहे हैं। और जब जरूरत पड़ेगी तो कोशिका वापस किस में आ जाएगी? G1 अवस्था में आ जाएगी और कोशिका विभाजन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में देखी हैं? अंतरावस्था के बारे में देखी हैं। किसके बारे में देखे हैं भाई? अंतरावस्था के बारे में देखी। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हमने कोशिका विभाजन क्या होता है सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखा है। इसके साथ साथ में कोशिका चक्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, और साथ में कोशिका चक्र की एक सबसे महत्वपूर्ण अवस्था अंतरावस्था को एकदम डिटेल के अंतर्गत समझ लिया है। आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम एम अवस्था अर्थात विभाजन अवस्था को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम केंद्रक विभाजन अर्थात कैरियोजेनेसिस, और उसके बाद में आपके कोशिका द्रव्य विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये दोनों घटनाएं क्या होती हैं, इस दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, ये सब कुछ आगे के वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके साथ साथ में यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।